कई लोगों ने आधी पेमेंट भरी लेकिन उनको डी फार्म नहीं मिला, तो डी फार्म नहीं मिला तब तक आपकी बिल्डिंग रेगुलराइज नहीं है। हालांकि तोड़क कार्रवाई रुक गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर कभी भी चालू नहीं हो सकती। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आज लेते हैं एक मुलाकात राजेश वद्रा जी के साथ। नए वर्ष की पहली शुरुआत में राजेश जी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। सभी शहरवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। 2024 में हमने कदम रखा है, उसके लिए ये 2024 साल सभी शहरवासियों का अच्छा जाएगा, ये एक शुभकामना है। और साथों साथ शुरुआत करते हैं जो आज के डेट में जो ज्वलंत मुद्दा बना है स्टैम्प ड्यूटी को लेके। राजेश जी, हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर, करीबन 6 साल मैंने इंटरव्यूज़ कवर किए, लेकिन तो भी आज हमारे शहर की जो पब्लिक है वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है। सभी बॉन्डरेटर्स का अपना अपना कहना है, कुछ नेताओं का अपना अपना कहना है, तो आखिर ये जो कंफ्यूजिंग जो लोगों के बीच में है उसको कैसे हम क्लियर करें और कैसे लोगों को एक सही रास्ता मिले, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? पहले तो आपके सभी दर्शकों को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या में विराजेंगे। एक बार फिर से पूरा भारत देश दिवाली मनाएगा। उसके लिए सभी को मेरी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अभी आपके सवाल से पहले मैं इस मुकाम पे हम कैसे पहुँचें, कहाँ से पहुँचें, कहाँ से चले, शुरुआत कहाँ से, क्यों चलें, इसकी मैं थोड़ी आपके दर्शकों को याद दिलाऊंगा। ये मुद्दा शुरू हुआ माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ द्वारा एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 105/2003 105/2003 इसमें एक ऑर्डर आया कि 855 बिल्डिंग तोड़ी जाएं और बाकी की इमारतें का एक सर्वे करके जितनी भी इलीगल इमारतें हैं वो सभी भी तोड़ी जाएं। उसके इमीडिएटली बाद तोड़क कार्रवाई चालू हुई। 855 बिल्डिंगों में से कुछ बिल्डिंगें तोड़ी गई। वहाँ से लोगों को ये मालूम हुआ कि हम अपने घरों में इलीगल घरों में रह रहे हैं, हमारे दुकान इलीगल हैं। वहाँ से एक मुहिम चालू हुई कि रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। रेगुलराइजेशन का कानून आया, पहले ऑर्डिनेंस आया, बाद में वो कानून बना, एक्ट बना। उस समय पे जो आज के जैसे नेता, कथित नेता, मैं तो नेता भी नहीं मानूंगा उनको, कथित नेता हैं, वो अपने आप को नेता कहते हैं, पब्लिक ने उनको आज तक नहीं चुना है, स्वयं घोषित भी कह सकती हैं। ऐसे नेता उस समय पे कह रहे थे कि जो पेनल्टी है वो बहुत ज़्यादा है, आप नहीं बढ़ो, हम लोग पेनल्टी कम करवा के लाएंगे। पेनल्टी कम हुई। आज उसको सिंप्लीफाइड तरीके से
महाराष्ट्र शासन ने 2006 के कायदे को अमेंडमेंट करके नया जीआर निकाल के रूल्स में अमेंडमेंट करके 2200 रुपया पर स्क्वायर मीटर मतलब 204 रुपये पर स्क्वायर फीट का पेनल्टी निश्चित किया है। तो ये जनता सोचे कि हमने उन नेताओं के कहने के ऊपर पेनल्टी नहीं भर के गलती की या सही कदम उठाया। मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। सही है। कई लोगों ने आधी पेमेंट भरी लेकिन उनको डी फार्म नहीं मिला, तो डी फार्म नहीं मिला तब तक आपकी बिल्डिंग रेगुलराइज नहीं है। हालांकि तोड़क कार्रवाई रुक गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर कभी भी चालू नहीं हो सकती। सही है। कभी भी सिचुएशन एक नया मोड़ ले सकती है। कभी भी माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कभी भी कोई भी ऑर्डर दे सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। सही। अभी उसी दिशा में हम लोग बढ़ते बढ़ते आगे आए तो मालूम हुआ कि रेगुलाइजेशन के बाद भी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनी है, तो उस अपार्टमेंट को, उन रहवासियों को, उन दुकानदारों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। जब तक कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनती है, जब तक उनको लैंड ओनर या बिल्डर कन्वेनेंस करके नहीं देते हैं, उनको सेल डीड करके नहीं देते हैं, तब तक उनको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। इसके बाद सरकार के पास हमने आमदार कुमार रायलानी के अध्यक्षता में जमनू पुरस्वानी, उस समय पे भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में हमने सरकार के पास गए। मंत्री हमारे रविंद्र चौहान जी के अध्यक्षता में मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास गए। वहाँ पर उन्होंने एक्ट में अमेंडमेंट की। लोग कहते हैं एक्ट में अमेंडमेंट कुछ काम की नहीं है, तो उन लोगों को एक्ट पढ़ना चाहिए। सरकार ने एक्ट को अमेंडमेंट करने का अधिकार विधानसभा से लेकर अपने पास ले लिया। ये उस एक्ट में विधानसभा में तब्दीली की गई, जिसके बाद हमने उनको फॉलोअप किया, जिसमें ये बात निकली कि स्टैंप ड्यूटी की हमें एक अभय योजना मिलनी चाहिए। सही। तो उन्होंने कहा कि हमारी अभय योजना तो 2022 वाली चालू है। तो हमने उन्हें बताया कि वो उल्लासनगर के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें पहले एक नोटिस निकलना चाहिए, और उल्लासनगर में किसी को भी स्टैंप ड्यूटी ना भरने का नोटिस नहीं मिला है। सही। किसी को दूसरा, जो डेलिपलेटेड बिल्डिंग हैं, जो डेंजरस बिल्डिंग हैं, जो टूट गई हैं या खाली करवा दी गई है, उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी, उनके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं ली जाएगी। इस बात को भी ध्यान पे रखते हुए महाराष्ट्र शासन ने ये एक पैरा भी उसमें जोड़ी कि ये भी बिल्डिंगें इसमें शामिल होंगी। अभी ये योजना आपके सामने है, जिसमें 1980 से लेकर 2000 तक कोई भी स्टैंप ड्यूटी नहीं ली जाएगी, कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाएगी। 2001 से लेकर 2020 तक एक नॉमिनल अमाउंट आपसे लिया जाएगा पेनल्टी और स्टैंप ड्यूटी के लिए, जो कि 400% से कम है। अभी आता हूं आपके सवाल पर कि आपने सवाल पूछा कि लोग भ्रमित हैं। हाँ। लोगों को भ्रमित करने वाले उसी तरह के नेता हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है। कहते हैं हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। यस, दैट्स ट्रू। उनको आधा ज्ञान है और न्यूज़ चैनल पे आकर बड़े बड़े बयान देते हैं कि हम लोग अजीत पवार जी से मिल के आए, उप मुख्यमंत्री से मिल के आए। आपने वहाँ क्या निवेदन दिया वो किसी को दिखाया है? नहीं दिखाया है। आपको ये सवाल करना चाहिए था उनको कि आप अजीत दादा पवार जी के पास, उप मुख्यमंत्री के पास गए तो आपने क्या निवेदन दिया और आपके निवेदन के ऊपर फैसला कितने दिनों में होगा?
क्योंकि इस योजना की एक समय सीमा है। सही। 31 जनवरी 2024 को पहला पार्ट पूरा होगा। उसमें जो लोग भी अप्लाई करेंगे उनको इस योजना का 100% फायदा मिलेगा। और 1 फरवरी के बाद 31 मार्च तक जो लोग अप्लाई करेंगे उनको कम फायदा मिलेगा। ओके। तो मेरे हिसाब से 31 जनवरी तक ये कुछ लाने वाले नहीं है, ना ला सकेंगे। तो लोगों से मेरी ये विनती है कि पहले मैं सलाह दे चुका हूं, आज विनती कर रहा हूं कि आपके लाखों रुपए के फ्लैट्स हैं सही। जिसमें आपने लाखों रुपए के इंटीरियर भी किए हैं, आपके करोड़ों रुपए के दुकान हैं, सही। आपके करोड़ों रुपए के इंडस्ट्रियल गाले, इंडस्ट्रियल शीट्स हैं, वो अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी और रजिस्ट्रेशन नहीं की तो जो मेरा एक्सपीरियंस है इस उल्लासनगर का, जिसमें कई जगहों पे गुंडों ने घुसकर प्रॉपर्टी हड़प की है। हाँ सही है। आपके पास अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी अगर आपने नहीं भरी तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपका कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या तो किसी ने आके आपकी प्रॉपर्टी का ताला तोड़ के घुस गए, कब्जा कर लिया, आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, तो आपको ये दिखाने के लिए सबूत नहीं रहेंगे कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, क्योंकि आपकी रजिस्ट्री नहीं, आपकी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के अलावा आप ये नहीं बोल सकते हो, कोर्ट आपको नहीं सुनेगी, पुलिस आपका नहीं मान सकती, कुछ भी सुन नहीं सकती। हाँ। इसके लिए मेरी सबसे विनती है कि इस योजना का फायदा लें। ऐसी योजना पहले कभी नहीं आई है और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी आएगी। एक सवाल छोटा सा से पब्लिक से ही आया, मुझे फ़ोन आई काफ़ी कि आपसे पूछने के लिए कि अभी जिनके पास में सीडी है लेकिन उनकी रजिस्ट्री तो होगी, जिनका सीडी नहीं है या आधी है सीडी, तो वो अपनी रजिस्ट्री कैसे कराएंगे? देखिए, ज़्यादातर एग्रीमेंट्स जो हैं वो एग्रीमेंट फॉर सेल है। समझो ये बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं, मैंने ये ऑफिस ली है, तो मैंने क्या किया, एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट फॉर सेल अलग है और सेल डीड अलग चीज़ है। सेल डीड में आपको सनद लगानी होगी या जो भी डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, इसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन आप इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कम हैं, मेरे को बॉन्ड राइटर को कुछ खर्चा ज़्यादा देना पड़ेगा, करोड़ों की प्रॉपर्टी गंवाना चाहेंगे? नहीं ऐसे कैसे? ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन की बात के ऊपर आता हूँ। आपने जिस व्यक्ति से अपना दुकान, मकान, गाला लिया है, उससे ही आपको एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर्ड करवानी है। सही बात है। एक और सवाल, अभी आप भी सरकार में हो, तो ये जो इसी स्टैम्प ड्यूटी के जो ऑर्डर में है कि जो स्टैम्प ड्यूटी का जो बिल होगा, जहाँ से अपने जिस भी वेंडर से अपने स्टैम्प पेपर लिया होगा, तो उसका बिल देना एक, दूसरा आपने जो ट्रांजैक्शन किया बैंक में, तो वो पासबुक या स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। तो 1980 से लेके किनके पास में वो रसीद छोटी स्टैम्प पेपर वाली संभाल के रखी होगी, या बैंक के ट्रांजैक्शन? ये तो बैंक भी 20 साल के ऊपर अपने पास खाता नहीं रखती है, कुछ रिकॉर्ड नहीं रखती है, और उस टाइम मैनुअल हुआ करते थे। तो आप अपने सरकार से निवेदन नहीं करेंगे कि भाई इस प्रकार की जो त्रुटियां डाली हुई है उनको हटाया जाए, जिसको लेके अजीत पवार जी से मुलाकात की गई? पहले तो अगर आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा और आपको एग्ज़ाम देना होगा, तभी आप सोच सकते हो कि इसकी रिज़ल्ट क्या आएगी। आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपकी रिज़ल्ट नहीं आएगी। पास और फेल की तो बात बहुत दूर है। सही। इसी तरह अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी के लिए पेपर जमा नहीं किए तो आप उसका फ़ायदा नहीं ले सकते हो। क्या ये बॉन्ड? एक मिनट। हाँ बोलिए। उसके बाद आपने जो कागज बताए, पहला
स्टम्प पेपर आपने जिस भी बंदे से खरीदा है, सही। स्टम्प वेंडर से खरीदा है, उसकी सर्टिफिकेट चाहिए या पावती चाहिए। दूसरा, आपने बैंक से ट्रांजैक्शन किया है, उसका पासबुक चाहिए। तीसरा, या तो बैंक से सर्टिफाइड कॉपी लेनी है कि आपने ट्रांजैक्शन की है। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे आपने लाइट के बिल में चेंज ऑफ नेम करवाया है, जैसे आपने उल्लासनगर महानगर पालिका के प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट में वो प्रॉपर्टी का चेंज ऑफ नेम किया है, और ऐसे कई डॉक्यूमेंट जो ये दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी आपके कब्जे में है या आपकी है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हो। इनकम टैक्स का रिटर्न हो सकता है, और भी कोई डॉक्यूमेंट तो उसमें बैंक के ट्रांजैक्शन कोई एक्चुअली उसमें मतलब देखिए, ये होता है कि गवर्नमेंट आपसे 5 कागज मांगती है, तो 5 कागज नहीं मांग रही है, 5 में से कोई भी 1 कागज मांग रही है या 2 कागज मांग रही है। और चलो मैं मान लेता हूं, इसके बाद भी अगर आपके पास एक भी कागज नहीं है, सिर्फ आपके पास ओरिजिनल एग्रीमेंट अपनी है, नोटरी वाली, नोटरी या बिगर नोटरी या अटेस्टेड, तो भी आप कम से कम अपना कागज दाखिल करो। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप पहले करके रखो, बाद में क्वेरी आएगी, सॉल्व करेंगे। अभी कितने इसके वजह से आप अगर अपनी एप्लीकेशन नहीं कर रहे हो तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा, और बाद में अगर आपके पास कागज मिल भी गया या आ भी गया तो आप दाखिल नहीं कर सकते हो। राजेश जी, कौन से साइट पे जाके, पब्लिक का ये भी फ़ोन था मुझे कि भी हम कौन से साइट पे जाके हम अपने पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करें? आज तक किसी ने भी वो किस एप्लीकेशन में जाके करना है किसी ने बताया नहीं। IGR महाराष्ट्र आप गूगल पे लिखो, पहले आपको साइट खुलेगी जो महासंचालक मुद्रा महाराष्ट्र की। उसमें राइट साइड में एक कॉलम चमकता नजर आएगा आपको, जिसमें अभय योजना 2023 लिखा हुआ है और न्यू करके ऐसे चमकता है। उसके ऊपर क्लिक करो, आपको जो जानकारी डालनी है डालो, आपके पेपर्स स्कैन करके उसमें अपलोड कर दो। आपकी एप्लीकेशन अपलोड हो गई, और जिसका एक हार्ड कॉपी बना के आप थाना के JDR में, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन, थाना कलेक्टर ऑफिस के अंदर ही उनकी ऑफिस है, वहाँ पर आप जमा कर दो, और बाकी पत्र व्यवहार उनका आपके पास आएगा। क्वेरी होगी तो आपसे मांगी जाएगी। और क्योंकि 1980 से लेकर 2000 तक कोई स्टम्प ड्यूटी नहीं है, वो फ्री है, वो फ्री है। आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी अगर 25-30 हज़ार में आपके नाम पे हो रही है तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? नहीं, किसी का वेंडर को जाएंगे ना तो एक चीज़ देखिए, काफ़ी लोगों ऐसा भी कहना था कि जब स्टैम्प ड्यूटी है ही नहीं, तो ये जो 25-30 हज़ार जो खर्चा हो रहा है, ये किस चीज़ का खर्चा है? देखिए, आज हम लोग पासपोर्ट बनाने जाते हैं, सही, ऑनलाइन है। इनकम टैक्स का रिटर्न, GST का रिटर्न ऑनलाइन है। प्रॉपर्टी टैक्स का, MACB का बिल पेमेंट ऑनलाइन है। आयुष्मान योजना का कार्ड ऑनलाइन है। आधार कार्ड, सभी चीज़ें आज गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दी है। हमें अगर जानकारी नहीं है तो हम किसी की मदद लेते हैं। इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के लिए, GST का रिटर्न भरने के लिए हम लोग CA के पास और वकील के पास जाते हैं। पासपोर्ट बनाने के लिए किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स MACB के लिए या तो कॉरपोरेशन में जाते हैं या तो किसी साइबर कैफ़े में भी जाके भरते हैं, और काफ़ी लोग ऑनलाइन पेमेंट भी करके दे रहे हैं। सही है, मोबाइल से भी करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ खुद को नहीं करनी है या नहीं आती है तो आपको दूसरे का सहारा लेना होगा, और जिसका सहारा लोगे तो उसको कुछ फ़ी तो देनी पड़ेगी। आज मैं आता हूँ, आज हम लोग, मैंने समझो प्रॉपर्टी एक ली, उसका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करना है, तो कितने लोग हैं जो डायरेक्ट जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो एक भी नहीं, क्योंकि वो जो प्रोसेस है उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो इसके लिए हम लोग बॉन्ड राइटर के पास जाते हैं। बॉन्ड राइटर अपनी फ़ी लेता है, हमसे कागज़ लेता है, उस कागज़ को स्कैन करता है, उसमें चालान जनरेट करता है, हम लोग उसको पेमेंट करके देते हैं, फिर वो वहाँ से कंफर्म करवा के लाता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन करके हमें बताता है कि इस दिन पर आपकी रजिस्ट्री होगी। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देना पड़ेगा,
बाबुओं को? मैं फी की बात कर रहा हूँ, बाबुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। ये लोग तो बाबुओं के नाम पे लेते हैं। देखो, कौन किसके नाम पे लेता है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ। अगर आप में खुद में वो जानकारी नहीं है कि आप कैसे जाके वो काम करवाएं। हाँ। आजकल बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, वो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं सब काम। आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है, आपके ऑफिस में कोई कर्मचारी है जो ऑनलाइन काम कर रहा है, तो वो कर सकती हैं। लेकिन जिनके पास ऑनलाइन काम की जानकारी नहीं है तो उसको तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा। या तो इस बहाने आप अपना काम नहीं करवाओगे, और ये अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी तो बाद में जो नुकसान होगा या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उसकी जवाबदारी आपकी होगी, दूसरे की नहीं होगी। अभी ये जो आपने कहा कि ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद में एक उसकी हार्ड कॉपी लेके थाना के जाके जेडीआर में आके जमा करनी पड़ेगी, ये प्रोसीजर बताया मैंने। ऐसे नहीं हो सकता है कि भाई उल्लासनगर के अंदर ऐसे कोई जेडीआर के ऑफिस हो या तो तहसीलदार में जाके जमा कर, क्योंकि यहाँ से थाने जाके करना कलेक्टर, लोगों को सुविधाएं कम होगी। आप सुनिए, आपको हर चीज अपने घर में चाहिए जो पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पर सब रजिस्ट्रार की ऑफिस है, उसके बाद कलेक्टर ऑफ स्टम्प्स और जेडीआर, ये दोनों अधिकारी थाना में बैठते हैं। आप सोचेंगे जेडीआर उल्लासनगर में आके बैठे तो बाकी पूरा जो थाना जिला है वो कहाँ जाएगा? नहीं, उनके एक सब ऑफिस होनी चाहिए। सब ऑफिस है ना, सब रजिस्ट्रार की ऑफिस है। अभी आपके आमदार ने अभी के सत्रक में ये एलक्यू भी डाला है कि यहाँ पर उल्लासनगर में अगर लोगों को जब जो स्टैम्प जो भरनी स्टैम्प ड्यूटी के जो पेपर्स जो डिपॉजिट करने वो उल्लासनगर में ही करे, उन्होंने एलक्यू भी डाला है सरकार में। मतलब अभी वो अगर यहाँ पे विंडोर खुलती है उल्लासनगर में किसी भी डिपार्टमेंट में अगर एक विंडोर खुलती तो लोगों को थाने जाने वाला जो ट्रैवलिंग वो बचेगी। देखिए, ये सरकार का काम है। हाँ। आमदार ने एलक्यू डाला है तो हो सकता है यहाँ ऑफिस खुले, लेकिन ऑफिस खुलना इतना आसान नहीं है। मुझे याद है कि राशनिंग ऑफिस 5 नंबर में होती थी, तो सब राशनिंग ऑफिस 2 नंबर में खोलने के लिए हमने काफ़ी पापड़ बेले। हाँ, तब टाइम निकल गया। उल्लासनगर महानगर पालिका को अपनी जगह देनी पड़ी, उनके पास जगह नहीं थी। तो ये ऑफिस खोलना कोई इजी नहीं है। आप ऐसी ऐसी बातें लोगों के पब्लिक के सामने लाते हो कि जैसे राजेश वद्रिया के ऑफिस है, चलो आज शेरा वाली अपार्टमेंट में बैठा है, कल 5 नंबर में भी एक ऑफिस खोल देगा। क्या है, भाड़े पे एक दुकान लेना है और अपनी ऑफिस खोलनी है, एक बोर्ड लगा देना है। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की ऑफिस ऐसे नहीं होती है। गवर्नमेंट का एक अपना सिस्टम होता है, वो अपनी लैंड में वो जब भी खुलनी होगी तभी खुलेगी। लेकिन आज आप अपने 10 कामों से थाना जाते हो, एक काम ये भी है, जब भी आपको अपना काम करवाना है तो फिर ये बहाने नहीं चलेंगे ना। बहाने नहीं चलेंगे, सही आपकी बात। कि ज्वाइंट रजिस्टर्ड यहाँ पे आके बैठे या उसकी कोई ऑफिस हो, उसकी ऑफिस है यहाँ पे सब रजिस्ट्रार, लेकिन सब रजिस्ट्रार को कुछ अधिकार दिए हैं कि आप इतने तक आप रजिस्ट्री कर सकते हो, ये आप डॉक्यूमेंट को ये कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, उतना ही उनको अधिकार है, उतना ही काम करेंगे। सही आपकी बात। बाकी के अधिकार जो कलेक्टर ऑफ स्टम्प्स के पास है, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ स्टम्प्स के पास है, वो अपना काम करेंगे। अभी आप बोलेंगे कि मंत्रालय के ऑफिस भी एक उल्लासनगर में खोल दो, कैसा पॉसिबल है साहब? नहीं, आमदार साहब नहीं कहा, तभी आमदार साहब ने कोशिश की है, मुझे लगता है उनकी कोशिश कामयाब होगी। कम से कम फाइल यहाँ ली जानी चाहिए। लेकिन इसके वजह से आप फाइल नहीं जमा कराओगे तो ये आपकी गलती होगी। आगे कोई भी नुकसान हो तो नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करके आपको ये स्कीम लाके दी है, स्कीम का फायदा लेना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा लगा राजेश जी से बात करते हुए। राजेश जी, आगे भी अगर किसी को भी अगर इस बारे में जानकारी लेनी हो तो राजेश जी को संपर्क करके इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप सभी शहरवासियों को एक निवेदन है कि कृपया इस स्कीम का लाभ लीजिए। ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और बाद में बोलेंगे हमसे गलती हो गई, क्योंकि ये सुनहरा मौका फिर मेरे को नहीं लगता कभी मौका मिलेगा इस प्रकार का। तो मुझे विश्वास है कि भाई नए वर्ष में एक नई सोच के साथ में हम आगे चलें और ये स्टैम्प ड्यूटी का भरपूर फायदा लें। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।